हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पर है। प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की क्लास है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट ऑफ विजन। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएस से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, एलडीसी वीडियो उन तमाम एग्जाम्स के लिए जिनके लिए जनरल साइंस में यह टॉपिक है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र क्या है और किस तरह से इसकी संरचना होती है। मानव नेत्र को प्रकृति के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण अंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसके द्वारा सभी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसकी रचना और कार्यप्रणाली का लगभग एक फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है, यानी इसकी जो कार्यप्रणाली और रचना है जो लगभग किस तरह से होती है, फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है। आंख लगभग गोली होती है तथा बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है। इस श्वेत परत को दृढ़ पटल स्क्लेरोइड कहते हैं। अब देखो, आंख की संरचना को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके मुख्य मुख्य भाग होते हैं और फिर हम इन सभी की संरचना और इनके जो फंक्शन है उनको डायग्राम से समझेंगे। तो चलो शुरू करते। देखो यहाँ से कि आंख लगभग गोली होती है और बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी परत से ढकी रहती है, और इस श्वेत अपारदर्शी परत जो सबसे बाहर है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। यानी ये देखो, तीन तरह की परतें होती है, तीन परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की जो परत है उसको दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोइड। इसके बीच में जो है यानी सेकंड वाली जो परत है उसको हम कहेंगे स्क्लेरोइड यानी रक्ताभ, और उसके अंदर जो है वो रेटिना। तीन परतें होती है, तो तीनों की हम बात करेंगे। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। इस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। यानी जो सामने से चेहरे पर, आंख में चेहरे पर पुतलियों के नीचे से जो भाग दिखता है ना चेहरे पर, वो भाग जो है ना वो कॉर्निया है। और ये लगभग 1/3 पार्ट है, और रिमेनिंग जो पार्ट है यानी 1/3 पार्ट जो है वो अंदर की तरफ होती है, गोलाकार है। तो बाहर से जो सामने की तरफ जो दृढ़ पटल का बाहर का जो भाग है ये पारदर्शी होता है, अंदर वाला जो भाग है वो अपारदर्शी, बाहर वाला भाग ये जो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसको नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब कॉर्निया के पीछे और लेंस से आगे यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको एक्वस ह्यूमस यानी नेत्रोद कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिश कहते हैं। अब इस कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है जिस पर्दे को हम कहते हैं आइरिश, और ये अपारदर्शी पर्दा है। और इस आइरिश के यानी जो हमें व्हाइट कलर का जो पार्ट सा दिख रहा है ना वो वाला पार्ट, और इस के बीच में एक छेद होता है। उस आइरिस के बीच में जो छेद है उस छेद को आंख की पुतली कहते हैं, पुपिल्स कहते हैं। तो आइरिस और आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है, इसको हम कहते हैं पुपिल या पुतली। और पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। यानी पुतली का आकार जो है ना वो ये आइरिस की मदद से छोटा या बड़ा हो सकता है, प्रकाश की मात्रा के हिसाब से होता है। पुतली के पीछे लेंस स्थित होता है, और पुतली के पीछे लेंस होता है, और लेंस जो है वो पक्षमाभी पेशी यानी सीलरी मसल्स के निलंबन स्नायु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा लटका रहता है। यानी लेंस की जो पोजीशन है उसको हिले नहीं, वो फिक्स रखे, इसके लिए लेंस जो है वो लटका रहता है। और लेंस के दोनों तरफ जो है वो सीलरी मसल्स के लिगामेंट्स होते हैं। सीलरी मसल्स होते हैं, पक्षमाभी पेशियां होती है, इनके कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनके द्वारा वो लटका हुआ रहता है। और नेत्र लेंस के पीछे भी एक पारदर्शी द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको काचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमस कहते हैं। यानी दो तरह के द्रव है, एक लेंस से आगे यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में, जिसको हमने नाम दिया था एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पर जो दूसरा द्रव है जो लेंस के पीछे रेटिना तक जो फैला हुआ है उसको हम कहेंगे काचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमर। दृढ़ पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है जिसको रक्ताभ पटल यानी कोरोइड कहते हैं। ये दूसरी परत है। सबसे बाहर की परत है वो दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोइड, और बीच वाली जो है वो रक्ताभ यानी कोरोइड है, और ये काली होती है। और काली होने के कारण ये आपतित प्रकाश का शोषण कर लेती है। इस कारण नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। रक्तक पटल के नीचे
नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको रेटिना कहते हैं। ये तीसरी परत है। सबसे बाहर की दृढ़ पटल स्क्लेरोइड, बीच वाली काले रंग की जो है वो रक्ता पटल यानी कोरोइड, और सबसे अंदर वाली जो लेंस के नेत्र गोलक के सबसे अंदर भीतरी परत है जो पारदर्शी है, और इसका नाम है रेटिना, यानी ये आंख का पर्दा है जिसके ऊपर इमेज बनेगी। ये तंत्रिकाओं की बनी होती है। जैसे ही प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा उनका प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंचता है। पूरी जो है ये जो परत है रेटिना, ये तंत्रिकाओं की बनी होती है। यहाँ पर बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है, ऑप्टिक नर्व्स यानी दृक तंत्रिकाएं होती है जो किस वस्तु की इमेज बनी है, कैसी इमेज रेटिना पर बनी है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन तक लेके जाती है। तो तंत्रिकाएं, दिक तंत्रिकाओं का क्या काम हो गया कि जो रेटिना पर जो इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज की इंफॉर्मेशन मस्तिष्क तक लेके जाना, जिससे हमें वस्तु के आकार और रंग का ज्ञान होता है। रेटिना के लगभग बीच में एक छोटा सा स्थान होता है, एक बिंदु होता है जिसको हम पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहते हैं। दो स्पॉट होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो पीत बिंदु को समझते देखो कि पीत बिंदु वह बिंदु है जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और पीत बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब जो बनता है तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और एक और बिंदु है यहाँ पर कि जिस स्थान से दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स मस्तिष्क को जाती है, जहां से वो आंख से बाहर निकलती है, वो वाला स्थान, तो वो कहलाता है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। और यहाँ पर जो है रेटिना नहीं होती, केवल दृक तंत्रिका ही होती है, तो इसलिए वहां पर कोई भी इमेज अगर बन गई तो वो दिखती नहीं है। तो अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के जिन पर अंध बिंदु पर अगर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, तो वो अंधे होंगे, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब ये संरचना की बात होगी। अब हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो मैं आप डायग्राम में देखो हर एक पार्ट को, और मैं इस चीज को वापस रिपीट करता रहता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम इसके आकार की बात कर लेते हैं। लगभग गोल है और फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है, गोल है। और सबसे बाहर की जो परत है, सबसे बाहर की जो दृढ़ पटक है, इसका नाम है दृढ़ पटल है। अब आप यहाँ पर दृढ़ पटल को यहाँ पर लेबल नहीं किया गया, केवल दृष्टि पटल को लेबल किया गया। तो अब जो दृष्टि पटल है अंदर वाली तीसरी लाइन, उसके बीच में जो परत है वो रक्ताभ, और उस सबसे बाहर की जो है वो दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल का जो सामने का भाग है, वो जो उभरा हुआ बाहर की तरफ जो है, ये वाला भाग जो है इसको हम कहेंगे कॉर्निया। तो कॉर्निया कहेंगे। तो ये सामने का जो भाग है ये कॉर्निया है, और कॉर्निया के पीछे जो पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ है इसको नेत्रोद कहेंगे, जो आप डायग्राम में देख रहे हो। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये यहाँ पर द्रव पदार्थ भरा हुआ है नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर है। कॉर्निया के ठीक पीछे अपारदर्शी पर्दा होता है जिसको आयरिस कहते हैं, और आयरिस को यहाँ पर परितारिका लिखा गया है डायग्राम में, परितारिका। तो परितारिका या आयरिस है, ये पारदर्शी पर्दा है जो कम ज़्यादा हो सकता है। आयरिस का आकार जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसके आयरिस के बीच में देखो जो छिद्र है, इसको पुतली लिखा गया। ये पुतली यहाँ से होते हुए प्रकाश जो है वो लेंस तक जाएगा, और पेशियों की सहायता से इसका आकार जो है स्वतः ही अधिक या बड़ा हो सकता है। पुतली यानी डिम लाइट या फुल लाइट कैसी है उसके हिसाब से पुतली कम या छोटी हो सकती है। और उस पुतली के पीछे लेंस लगा रहा है, ये लेंस आप देख सकते हो डायग्राम में, क्रिस्टलीय लेंस जो प्रोटीन का बना होता है। और ये लेंस कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है। और लेंस जो है वो पक्षमापी पेशियां यानी सीलियरी मसल्स के लिगामेंट्स यानी सस्पेंडरी लिगामेंट्स के द्वारा लटका रहता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, पक्षमापी पेशियां जो उसको पकड़ के रखी हुई है दोनों तरफ से लेंस को अपनी पोजीशन पे बना के रखती है। और लेंस के पीछे भी एक पूरा लास्ट में जो दृष्टि पटल लिखा हुआ है रेटिना, वहां तक जो पूरा लिक्विड से ये भरा रहता है। तो ये जो लिक्विड है इसको हम काचाभ द्रवी विट्रस ह्यूमस कहेंगे। दृढ़ पटल के नीचे वाली जो परत है वो बीच वाली परत यानी दृष्टि पटल के बाहर, दृष्टि पटल सबसे अंदर वाली परत होगी। इसके बाहर जो परत है वो है रक्तक पटल यानी कोरोइड जो काले रंग की होती है, और सबसे बाहर जो है वो दृढ़ पटल है ही। और रेटिना सबसे अंदर वाली परत होती है, ये पारदर्शी परत है। और यहाँ पर प्रकाश का
यानी यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर आप देखो दृक तंत्रिकाएं हैं, ये दृक तंत्रिकाएं जहाँ से बाहर निकलती है वो जगह क्या है, वो अंध बिंदु है। और इससे जस्ट ऊपर की साइड में थोड़ा सा येलो यानी येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु होता है जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये इस तरह से ये संरचना है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन सभी पार्ट्स की हेल्प से किस तरह से ये जो है प्रतिबिंब बनाती है, इसको हम समझते। देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया और नेत्रोद, यानी कॉर्निया और कॉर्निया के पीछे जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमस, वहां से गुजरते हुए लेंस तक किरणें आपतित होती है और इसके द्वारा परावर्तित होकर काचाभ द्रव्य जो विट्रस ह्यूमस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। यानी सबसे पहले आप आपतित होगी और अपवर्तित हो गई दोनों द्रवों से, और अब अपवर्तित होकर रेटिना पर पड़ेगी। इस प्रकार वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिकाओं द्वारा यानी ऑप्टिक नक्श द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है और वस्तुओं में दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के द्वारा यहाँ पर जो इमेज बनती है वो उल्टी इमेज बनती है। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब बनती है तो रेटिना पर्दा है तो इसलिए वास्तविक होगी, और वास्तविक है तो वो उल्टी होगी, तो उल्टी इमेज बनती है। और लेकिन ये सीलियरी मसल्स के द्वारा जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो ब्रेन इसका एनालिसिस करता है और उस इमेज को उल्टी को हमें वो सीधी करके दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि लेंस के समंजस क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि दूर की वस्तु को देखना और बहुत बहुत दूर की वस्तु देखना और बहुत पास की वस्तु देखना, दोनों स्थितियों पर स्थित वस्तु को हमारी आंखें जो है वो स्पष्ट देख पाती है। तो इसकी जो क्षमता है इसको हम लेंस के समंजस क्षमता कहेंगे। यानी लेंस का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को कम या अधिक करके स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की जो आंख की क्षमता है वो समंजस क्षमता है। तो उसको समझ लेते थोड़ा सा कि जब अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें रेटिना के द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है और नेत्र को स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है। नेत्र के लेंस से रेटिना तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। यानी लेंस से लेके रेटिना तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली होती है। यानी जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां जो है वो ढीली रहती है, और मांसपेशियां ढीली रहने से लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। फोकस दूरी अधिक होती है। परंतु जब नेत्र से समीप स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को कम कर देती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है। और जब पास की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती है और वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। इस वजह से फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। यानी नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजस क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यानी पास की वस्तु को देखना है कि दूर की वस्तु को देखना है, तो दोनों स्थितियों में फोकस दूरी को कम या अधिक करना। अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूर की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये जो क्षमता होती है लेंस के पास में यानी नेत्र के पास में, तो उस क्षमता को हम समंजस क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब बात करते हैं निकट और दूर बिंदु, यानी वह बिंदु जहां तक की इमेज हम देख सकते हैं सबसे पास स्थित वह बिंदु, तो वह निकट बिंदु हो गया, और दूर तक का वह बिंदु जहां तक कि हम इमेज जो है देख सकते हैं तो वो दूर बिंदु हो जाएगा। हम जैसे जैसे अधिक से अधिक निकट की वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे हमारी समंजस क्षमता लगानी पड़ती है, नेत्र को समंजस क्षमता लगानी पड़ती है। परंतु समंजस क्षमता की भी एक सीमा है। यदि वस्तु को नेत्र के अधिक पास लाया जाता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाती है। तो निकटतम बिंदु वह बिंदु है जिस पर नेत्र अपनी अधिकतम समंजस क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है। तो नेत्र का निकट बिंदु नियर पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र की दूरी स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और स्वस्थ मानव के लिए, स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। यानी वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारी आंख साफ देख सकती है तो वो 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 की से कम अगर इसको करेंगे 25 सेंटीमीटर से, मान लो हमने 10 सेंटीमीटर पर अगर किसी वस्तु को आंख के सामने ला के रखा तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, या वो अगर कोई लिखी हुई चीज़ है तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु को रखने पर हम साफ देख सकते हैं तो वह निकटतम बिंदु हो गया और वह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके विपरीत वह अधिकतम दूरी जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है तो नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है, और इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ आंख के लिए अनंत पर होता है, यानी जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट जो है वो अनंत पर है, यानी स्पष्ट रूप से हम अनंत तक जो है देख सकते हैं। नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, यानी ये हमारा दृष्टि विस्तार है। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक ये हमारा दृष्टि विस्तार है। यहाँ तक की चीज़ों को इस रेंज के बीच में हम देख सकते हैं, यानी रेंज ऑफ विजन है। ये सामान्य नेत्र के लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अब देखो, नेत्र में दो तरह की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, जिनको रोड सेल्स और कॉन सेल्स कहा जाता है। तो इनके बारे में बात करते हैं। इनकी तो देखो, नेत्र शंकु एवं दंड, दो तरह की कोशिकाएं होती है, रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स। इनकी जैसी आकृति उसके हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है। ये दंड ये छड़ के आकार में होती है, ठीक है। और ये जो कॉन सेल्स है वो कोण के आकार की होती है, कोण के आकार की, इसलिए इनको रोड और कॉन सेल कहा जाता है। मनुष्य के रेटिना में प्रकाश सुग्राही सेलों की बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और ये दो प्रकार की होती है, एक तो दंडाकार सेल या रोड सेल्स, और दूसरे शंकुआकार सेल यानी कि कॉन सेल्स होती है। अब इनको अलग अलग कार्य है इनके, क्या है इनको समझते थोड़ा सा। दंडाकार सेलें जो है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, यानी दिन में या रात में देखने के लिए प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है दंडाकार वाली सेलें यानी रोड सेल्स। जबकि शंकुआकार वाली सेलें वो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है, यानी रंगों की पहचान की, किस रंग का, कौन से रंग की लाइट है या रंग कौन सा, इसकी पहचान करने के लिए जो कौन सेल्स है, शंकुआकार सेल है, वो काम करती है। तो ये इनके फंक्शंस है, इनको आप ध्यान से याद रखना। इन शंकुआकार सेलों के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का आभास होता है। अब देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इनके बारे में बात जानते हैं। मधुमक्खी की आंख में, रेटिना में अनेक प्रकार की शंकुआकार सेलें होती है जिन्हें मनुष्य नहीं देख पाते हैं। कुछ अलग एक्स्ट्रा सेल्स होती है उसके पास में। ये सेलें केवल पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी वो जो पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकती है, हम लोग नहीं देख सकते। और इसी तरह से मुर्गे की आंख में, रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती है, यानी जो प्रकाश सुग्राही है तो वो उसको प्रकाश में ही केवल दिखाई देता है, अंधेरे में नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि प्रकाश सूर्योदय होते ही, मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह से उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है। तो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके पास में प्रकाश सुग्राही सेलें यानी कि जो दंडाकार सेलें हैं वो उसके रेटिना में बहुत कम है, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाता। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की, डिफेक्ट ऑफ विजन की, कि नेत्र में कौन कौन से डिफेक्ट यानी बीमारियां हो जाती है और क्यों होती है। कभी कभी आंखों की समंजन क्षमताएं, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करना, ताकि दूर या पास दोनों स्थितियों में वस्तुओं को अच्छे से देख पाए, ये जो समंजन क्षमता है ये अगर क्षीण हो जाती है तो इसके क्षीण होने के पीछे या तो सीलियरी मसल्स जो है, पक्षवादी पेशियां, उनमें लचीलापन जो है नहीं रहा इस वजह से, या जो लेंस है, लेंस में लचीलापन नहीं रहा, उसमें जो है वो उसकी वक्रता त्रिज्या कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, इन वजह से ये हो जाता है। तो इस वजह से दृष्टि स्पष्ट नहीं दिखाई देती और धुंधली पड़ जाती है, तो इसे ही हम आंखों के दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण चश्मा लगाकर किया जाता है। कौन कौन से दोष है और उनका किस तरह से निवारण करेंगे ये हम बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से दोष होते हैं, देखो, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, यानी इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, और जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोपिया, अबिंदुकता यानी एस्टिगमेटिज्म, और वर्णांधता यानी कलर बाइड लेंस। अब देखो, यहाँ पर ये जो निकट और दूर दृष्टि दोष है ना, इनके जो जैसा इनका नाम है ना, वो वाली दृष्टि ठीक है और उससे दूसरी वाली जो दृष्टि वो खराब है। यानी दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का दृष्टि दोष नहीं है, दूर का सही है, दूर का इसको स्पष्ट दिखाई देता है, अनंत पर वाली वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है। इसको निकट की दृष्टि कमजोर है, यानी 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई जो नियर पॉइंट है वहां पर रखी हुई वस्तुएं इसको नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई 25 सेंटीमीटर वाली वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई देती है। इसको दूर की यानी जो अनंत वाली वस्तुएं वो नहीं दिखाई देती है। और
प्रेस बायोपिया में और एस्टिग्मेटिज्म और कलर ब्लाइंडनेस, इनमें क्या इनकी हम डिटेल्स एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष में हमारा जो नेत्र है वो मनुष्य का वो पास की वस्तुएं निकट, यानी तो निकटती ठीक है पास की दिखाई देता है, परंतु दूर की निश्चित दूरी के बाद में आगे की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। और ये दोष 10 से 16 साल की उम्र में अधिक होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको चित्र से समझाऊंगा इस पूरे डिफेक्ट को, इसके करेक्शन को और इसकी आई को, तो इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार पहले पढ़ते फिर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ जो डायग्राम है इसमें आप देखो कि चित्र से आने वाली जो ये अनंत से किरणें आ रही है वो रेटिना पर दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल के आगे यानी बिंदु बी पर फोकस हो गई, यानी दृष्टि पटल से पहले ही जो है इमेज बन गई, इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब ये होता क्यों है, यानी रेटिना पर नहीं बन के इमेज जो है वो पहले ही क्यों बन गई रेटिना से, तो उसके पीछे के कारण क्या है कि देखो मेन ये दो कारण हो सकते हैं कि नेत्र लेंस के वक्रतों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम हो गई इसलिए रेटिना तक जा ही नहीं पा रही है, किरणें पहले ही उसे कट रही है इसलिए, या फोकस दूरी उतनी है लेकिन लेंस की जो गोलक है उस गोलक की दूरी बढ़ गई। मान लो पहले गोलक यहाँ था और अब जो है वो उसकी दूरी बढ़ गई, वो यहाँ पर आ गया। तो पहले तो यहाँ इमेज बनती थी, अब गोलक पीछे खिसक गया तो इमेज भी आगे बनने लग गई। तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना इस कारण से ये हो सकता है। अब इस दोष में क्या होता है कि जो अनंत पर स्थित वस्तु है उनका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है, अर्थात अनंत से चलने वाली किरणें समानांतर अपरिवर्तित होकर रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना से पहले मिल जाती है, इस कारण दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो देखो इसको निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसे अवतल लेंस का चश्मा में प्रयोग करेंगे जो अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपरिवर्तन के पश्चात लेंस के दूर एफ से आती हुई प्रतीत होती है। इससे ये किरणें नेत्र में अपरिवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु पर मिल जाती है और इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस के प्रयोग करने से क्या होगा कि जो इसका फार पॉइंट है वहां से जो किरणें आती हुई होगी उसको ये लेंस, जो चश्मे में लेंस है अवतल लेंस, वो उसको अपरिवर्तित करेगा और ये वापस जो अपरिवर्तित किरणें हैं वो आंख के अंदर वाला जो लेंस है अवतल लेंस है उसके लिए ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, अनंत से आती हुई प्रतीत होगी। अब इसको देखो डायग्राम से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो एक नंबर डायग्राम है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले डायग्राम में हमको दिखाएगा कि ये जो आंख है वो किस तरह की होती है, यानी जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख है वो उसमें क्या हो जाता है। तो उसमें देखो इसका जो अनंत पर बनना चाहिए था फार पॉइंट जो दूर बिंदु था वो, लेकिन अनंत से पहले आ गया है, ठीक है, ये एक कंडीशन इसमें हो जाती है। अब सेकंड पिक्चर में देखते हैं, सेकंड डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से जो है अनंत से आने वाली किरणें हैं जो रेटिना तक नहीं पहुंचता और उससे पहले ही ये प्रतिबिंब बना लेती है। अब देखो सेकंड डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर देखो अनंत से जो, अगर अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में हमने बात किया कि अगर ओ पर कोई वस्तु है तो उसका सही प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है जो सेकंड पिक्चर है उसमें इस तरह से, तो अनंत यानी ओ डैश से अगर आ रही है कोई किरणें तो वो रेटिना पे न जाके रेटिना से पहले ही कट गई, यानी रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बन गया। अब ये रेटिना पर तो नहीं है प्रतिबिंब, तो दिखाई देगा नहीं। तो इसके लिए अब इसका करेक्शन कैसे करना, निवारण कैसे करना, तो नीचे वाले पिक्चर हम देखेंगे। संशोधन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चश्मा लगाएंगे, उस चश्मा में हम कौन सा लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस लगाएं, क्योंकि अवतल क्या करता है, फैला देता है किरणों को, डाइवर्जिंग होता है, अपसारित कर देता है। तो अब जो किरणें अनंत से आ रही है, किरणें अभी अनंत से आ रही है लेकिन ये किरणें ये फैला देगा आगे चश्मे वाला लेंस, और वो फैली हुई किरणें पीछे की साइड में, यानी इसकी फोकस जब इन किरणों को पीछे हम लेके जाएंगे ना, तो ये अवतल लेंस जो अनंत से जो किरणें आ रही है उन किरणों को ये क्या करता है, ये उनको अपवर्तित कर देता है, यानी फैला देता है। और जो फैली हुई किरणें अगर उनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम, तो वो कहाँ से आती हुई नजर आ रही है, ओ से। तो यानी अब आंख का जो लेंस है यानी उत्तल लेंस जो है उसके लिए किरणें कहाँ से आ रही है, उसके लिए ओ से आ रही है, जहाँ पर इसका दूर बिंदु है ना वहां से आती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये इन किरणों का इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्शन किया जाता है। और डिफेक्ट देखो ये होता क्यों है, तो इसके दो कारण है, मैंने अभी आपको बताए थे कि क्यों होता है ये जो निकट दृष्टि दोष है। तो इसके कारण ये है कि इसकी फोकस दूरी जो है ना वो कम हो जाती है लेंस की। तो फोकस दूरी कम होने का कारण एक तो ये है कि एक तो पृष्ठों की वक्रता बढ़ गई इस वजह से, और या ये जो गोला है इसका व्यास बढ़ गया यानी बड़ा हो गया इसलिए। अब हम बात करते हैं
दूरदृष्टि दोष की। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसको समझ लेते थोड़ा सा। देखो, इसको हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की ठीक है, पास की नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से भी अधिक दूर हो जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखता, 25 की बजाय उसको 40 या 50 या कुछ आगे बढ़ गया इसलिए। तो ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि पढ़ते समय अखबार या बुक वगैरह पढ़ते तो ये थोड़ा दूर हटा के लेके जाते और वहां से उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से दूर रखनी पड़ती है। ऐसे दोष से, इस दोष में समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो समस्या क्या हो रही है कि यहाँ पर फोकस दूरी जो है वो बढ़ गई है। तो फोकस दूरी बढ़ने की वजह से यार नेत्र गोलक का आकार कम हो गया, इस वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे दूर बनता है। तो ये देखो, यहाँ चित्र की सहायता से हम इसको समझेंगे। देखो, ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है इसको आप देखो, ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। और यहाँ पर जो इसका निकट का जो है एन पर होना चाहिए था, एन डैश पर होना चाहिए था, और ये एन डैश के बजाय एन पर चला गया इसका पे जो निकट बिंदु है वो। यानी यहाँ पर एन पर रखी हुई चीजें इसको साफ से दिखती है, एन डैश पर रखी हुई चीजें नहीं दिख रही है। तो यहाँ से जो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है सेकंड में आप देखो इसको, कि एन डैश पर से अगर कोई चीज रखी हुई है और वहां से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे काटती है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है और इसलिए वो नहीं दिखाई देता। कारण क्या है, तो नेत्र कारण देखो एक बार बात कर लेते हैं। देखो, तो नेत्र लेंस के वक्रतों की वक्रता, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, अर्थात नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना। तो इस दोष के कारण पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, अर्थात पास रखी हुई वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना के पीछे मिलती है। इस कारण पास रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसका निवारण क्या है, दृष्टि दोष को किस तरह से निवारण करेंगे, तो उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से इसको समझाऊंगा। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। यानी कौन सा लेंस प्रयोग करना है, उत्तल लेंस प्रयोग करना है, कि दोषित नेत्र के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हो। यानी वस्तु कहां पर रखी हुई है, एन डैश पर रखी हुई, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखी है, लेकिन वहां से जो किरणें आ रही है, चश्मे में हमने लेंस लगा दिया उत्तर लेंस, तो उत्तर लेंस क्या करेगा, उनको फैला देगा, किरणों को पास पास कर देगा। यानी उत्तर लेंस के कंसेप्ट में ये किरणें कहां से आ रही है, एन से आ रही है, जहां पर इसका निकट बिंदु है। तो 25 सेंटीमीटर एन डैश पे रखी हुई है, लेकिन किरणें आती हुई कहाँ से नजर आ रही है, एन डैश पे, यानी 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो भी इसका निकट वस्तु वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए साफ हमें दिखाई दे देगा। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो ये रेटिना की ये किरणें प्रतीत होकर रेटिना के बिंदु पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और इस नेत्र हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये आप डायग्राम, आप सबसे नीचे वाला जो थर्ड डायग्राम, इसमें देखो आप कि एन डैश पर यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और वहाँ से जो किरणें आ रही है वो इस चश्मे वाले आगे वाले जो उत्तल लेंस है इसमें टकरा रही है, यहाँ से अपवर्तित होती है, और अपवर्तित किरणें कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, एन डैश से आती प्रतीत हुई। ये जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो बात करी थी ना कि लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब मिलता है, तो वहाँ पर हमने सबसे इस उत्तल लेंस के लिए सबसे जो छठा केस की हमने जो बात करती, 6 प्रतिबिंब वहां से बनते थे, 6 स्थितियों पर बिंब जब रखा है। तो जो छठी लास्ट वाली कंडीशन थी कि जब जो बिंब है वो ऑप्टिक केंद्र यानी प्रकाशीय केंद्र ओ और एफ के बीच में, यानी मुख्य फोकस और लेंस के बीच में अगर है वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था। हमने पढ़ा था कि उसी तरफ, किस तरफ, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ, यानी बिंब की तरफ ही बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो ये वही कंडीशन है। तो वापस यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके पीछे, और ये एन डैश से पीछे, यानी जहां पर इसका निकट बिंदु वहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो वो प्रतिबिंब अब नेत्र के अंदर वाला जो लेंस है उसके लिए क्या काम कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है, और अब उसका प्रतिबिंब सही सही रेटिना पर बन जाएगा। अब अगला हमारा तीसरा डिफेक्ट है जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोपिया। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि और दूर
दूरदृष्टि दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं, यानी प्रेस बायोपिया, यानी दोनों एक साथ हो गए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, यानी पास की भी नहीं दिख रही है और दूर की भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में हमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में जिसके जो द्विफोकसी होने, जिसमें ऊपर की तरफ जो है अवतल लेंस लगा रहता है, नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा रहता है, ऊपर वाला दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नीचे वाला पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऐसा द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल की तरह काम करता है। ऊपर वाला भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नीचे वाला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए, पढ़ने के लिए काम में आता है। अब अगला दोष है अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या, इसको समझते हैं। देखो, तो ये दोष गोलीय विपतन के तरह होता है, यानी इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में अथवा उधर उधर दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष का कारण है कि कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना, अर्थात कॉर्निया का एक तल पर अधिक वक्र हो गया, यानी बिल्कुल गोल ना होकर अंडाकार हो गया मान लो, तो दूसरे तल के बजाय एक तल पर अधिक वक्रता होगी, इसलिए ये अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसके लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना है और इसको दूर कर सकते हैं बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके। अगला है वर्णांधता, यानी कलर डिस्टिंक्शन और कलर ब्लाइंडनेस, यानी जब रंगों की पहचान नहीं कर पाता आदमी। तो ये दोष मनुष्य की आंख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है, क्योंकि शंक्वाकार जो सेलें कौन सेल्स है वो रंगों की पहचान करती है। तो इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों के लिए सुग्राही होती है। ये दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात यानी अनुवंशिक होता है, अतः इसका कोई भी उपचार नहीं है। यानी क्लाइन ब्लाइंडनेस का कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवंशिक रोग है, इसका कोई उपचार नहीं है। इस दोष वाले व्यक्ति सामने तो ठीक प्रकार से देख तो ठीक सकते हैं, परंतु रंगों में भेद नहीं कर पाते। इस कारण इस रोग को वर्णाकार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता कहते हैं। कुछ व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते और इस प्रकार की वर्णांधता अनुवंशिक होती है, जन्मजात होती है। जो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाते वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीले और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते, तो नीले और पीले रंग में जो विभेद नहीं कर पाते, इस प्रकार की वर्णांधता अर्जित होती है, अनुवंशिक नहीं होती। अनुवंशिक कौन सी होती है? जो लाल और हरे वाली जो होती है वो। कुछ व्यक्ति पूर्णतः वर्णांत होते हैं, यानी ऐसा रेटिना पर संकुच तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण होता है, यानी उनकी रेटिना में संकुच तंत्रिकाएं है ही नहीं, इसलिए वो पूर्णतः वर्णांत होते हैं, एक भी रंग की पहचान नहीं कर पाते, अथवा उनमें अस्थायी दोष आ गया है, इस वजह से ये दोष होता है। तो ये 0.5% स्त्रियों में और 4% मनुष्यों में पाया जाता है, यानी मनुष्यों में यानी पुरुषों में 4% पाया जाता है। तो ये आज की क्लास थी, इसमें हमने मानव नेत्र और उसके पार्ट्स, उसकी वर्किंग, संरचना, कार्यप्रणाली के बारे में समझा। दृष्टि दोष कौन कौन से, उनके कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अगले वीडियो में आपको मानव नेत्र और नेत्र दोष से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर आप पहले बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।